अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री शंकर उरांव जी, साथ में एसटी मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय बड़े भाई राम कुमार पाखन जी, साथ में एसटी मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय विदेश्वर उरांव जी, साथ में एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष आदरणीय अवधेश सिंह चेरो जी, साथ में कार्यालय मंत्री भाई रवि मुंडा जी, साथ में मैं राजेंद्र मुंडा जी। हम समय को देखते हुए चाहेंगे कि आदरणीय श्री शंकर उरांव जी अपनी बातों को सामने रखें। ये काम कर रहे हैं ना, है? सभी को नमस्कार, सबको जोहार। बहुत दिनों के बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का यह प्रेस वार्ता हो रहा है और यह प्रेस वार्ता हम लोगों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत ज़रूरी भी। सबसे पहले तो मैं आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं अपनी आज की प्रेस वार्ता की जो बातें हैं मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा, आप सभी लोग जानते हैं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है भारतीय जनता पार्टी का। हम सभी जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति समुदाय का वास इस राज्य में लगभग 26% 2011 की जनगणना के अनुसार निवास करती है, जनजाति निवास करते हैं। तो निश्चित तौर पर राज्य में जनजाति समुदाय की महत्तम निश्चित तौर पर बहुत ही अधिक है। और राजनीतिक तौर पर यदि हम इस बात को कहें और बताएं तो झारखंड के 2001 से लेकर के अभी तक, राज्य निर्माण से लेकर के अभी तक, आप सबको पता है कि अनुसूचित जनजाति समाज का मतदाता जिस किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में जाता है वही राजनीतिक दल सर्वाधिक सीटें, जनजाति आरक्षित सीटों को जीतती है। और जब कोई राजनीतिक दल सर्वाधिक सीट जनजातियों का आरक्षित सीट जीतता है तो उसी पार्टी विशेष का राज्य में सरकार बनती है। ये बहुत स्पष्ट है। उसी प्रकार से केंद्र में भी कुल 47 सीटें अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। उन सीटों में से देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जिस किसी भी राजनीतिक दल को 30 से अधिक सीटें मिलती हैं वही राजनीतिक दल केंद्र में भी सरकार बनाती है। इसलिए देश के स्तर पर भी और हमारे झारखंड राज्य के स्तर पर भी अनुसूचित जनजाति समुदाय के मतदाताओं का अनुसूचित जनजाति
समुदाय के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। राज्य में कहेंगे तो राज्य में क्या, देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है, राज्य में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में स्थापित है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों के बीच में काम करने के लिए कई 7 मोर्चे गठित हैं। उन 7 मोर्चों में अनुसूचित जनजाति मोर्चा भी एक मोर्चा है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोर्चा है। जैसा मैंने आप सबको बताया कि क्यों महत्वपूर्ण है, पहले ही मैं बताया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के क्रियाकलापों का असर पूरे राज्य की राजनीति में निश्चित तौर पर पड़ती है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग होने के नाते मोर्चा का भी एक योगदान हो, भूमिका हो। और हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय मोर्चा के प्रदेश प्रभारी पूर्व विधायक राम कुमार पाहन जी, हमारे उपाध्यक्ष मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश सिंह चेरो जी, महामंत्री हमारे दिनेश्वर उरांव जी, कार्यालय सचिव हमारे रवि मुंडा जी और हमारे मीडिया प्रभारी जो आज के इस प्रेस वार्ता को संचालित कर रहे हैं राजेंद्र मुंडा जी, हम लोग आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। मैं इन सभी साथियों का स्वागत करते हुए कल जो हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी उपस्थित थे, राज्य के हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय करमवीर जी उपस्थित थे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नागेंद्र जी उपस्थित थे। और कल की बैठक में विशेष रूप से कल की बैठक के लिए ही, जबकि अभी संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ से हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद समीर उरांव जी भी कल की बैठक में उपस्थित थे। राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय मंत्री बहन आशा लकड़ा जी भी उपस्थित थी और राज्य के 12 अनुसूचित जनसंख्या के हिसाब से या अनुसूचित जिलों के रूप में जो चिन्हित है, 12 जिलों के मोर्चा के अध्यक्ष, महामंत्री और मोर्चों के जिले के संगठन प्रभारी जो हम लोगों ने बनाया है। और इन 12 जिलों में 5 लोकसभा जो जनजाति समाज के लिए आरक्षित है वो भी इन्हीं जिलों में पड़ते हैं और राज्य के 28 जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें हैं, इन्हीं 12 राज्यों में 12 जिलों के अंतर्गत ही पड़ते हैं। उन विधानसभाओं में हमने 2 प्रवासी कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारियों में से हम लोगों ने सुनिश्चित किया है, वे विधानसभा के प्रभारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। और हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय जनजाति मोर्चा के निर्देश के अनुसार विजय संकल्प अभियान 2024 का हम सब ने कल से शुभारंभ किया। और इस विजय संकल्प अभियान के तहत मोर्चा के कार्यकर्ता सांगठनिक रूप से विधानसभाओं के मंडलों में
बूथों में और जो हमारा संगठन का स्वरूप है शक्ति केंद्रों में जा कर के संगठन को मजबूत करेंगे। और 5-5 दिन ये 6 लोग, जिला के अध्यक्ष, जिला के 2 महामंत्री, जिला के संगठन प्रभारी और विधानसभाओं के 2 प्रवासी प्रभारी हम लोगों ने नियुक्त किया है। कुल 6 लोग 5-5 दिन तक अगस्त के अंदर लगातार मंडलों में, शक्ति केंद्रों में और बूथ केंद्रों में जा कर के संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। ये तय हुआ है, ये पहला सांगठनिक कार्य है। और वहाँ जा कर के हमारे ये 6 प्रवासी कार्यकर्ता जो होंगे, दायित्वधारी पदाधिकारी जो होंगे, वो कुल 15 प्रकार के कार्यों को संपन्न करेंगे। और ये 15 प्रकार के कार्य के अंतर्गत शक्ति के सबसे पहला काम वहाँ जाकर के जो शक्ति केंद्र है, उन शक्ति केंद्रों में 2 से 3 बूथ आते हैं। उन बूथों में इस बात को चिन्हित करेंगे कि किस बूथ में 100 से अधिक जनजातीय मतदाताओं की संख्या है, उसको हम लोगों ने जनजाति बूथ के रूप में चिन्हित करने का तय किया है। और इस प्रकार से हम लोग 28 विधानसभा क्षेत्रों में इसको चिन्हित करेंगे और जनजाति बूथ के रूप में उसको हम लोग चिन्हित करेंगे। साथ ही साथ हमारे ये जो प्रवासी कार्यकर्ता जो होंगे, सामाजिक स्तर पर प्रत्येक केंद्र के गांव टोलों में निवास करने वाले जाति समुदाय को भी चिन्हित कर सूची तैयार करेंगे। यदि उस गांव में जाति समुदाय विशेष की जनसंख्या का भी आकलन करना होगा तो वो भी करेंगे कि किस गांव में, किस टोले में, किस जाति समुदाय की संख्या कितनी, उसका भी वो आकलन करेंगे। शक्ति केंद्र में प्रवास के दरमियान जो बूथ समिति हमारी बनी है, तो उन बूथ समिति के सदस्यों को शक्ति केंद्रों में बुलाया जाएगा और उनके साथ सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। और यदि बूथ समितियां नहीं बनी हैं तो हमारे ये कार्यकर्ता वहाँ 5 दिन रह करके अपूर्ण बूथों का भी बूथ समिति गठन करेंगे। क्षेत्र में जनजाति समुदाय के बीच व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी सूचीबद्ध करेंगे कि वहाँ कौन कौन से मुद्दे गांवों में, समाज के बीच में, जाति समुदाय के बीच में चल रहे हैं, उनको भी वो चिन्हित करेंगे, सूचीबद्ध करेंगे और उन मुद्दों को ले करके लोगों के बीच में क्या चर्चा चल रही है, कैसी चर्चा चल रही है और क्या सोच रहे हैं राजनीतिक सामाजिक मुद्दों को लेकर के, उसको भी वो नोट करेंगे। और उन्हीं शक्ति केंद्रों में जाकर के, शक्ति केंद्र का मतलब है एक पंचायत, पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले गांवों से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, प्रखंड समिति या जिला परिषद या फिर विधानसभा या लोकसभा में जो भी चयनित जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी वहाँ सूची तैयार की जाएगी और उनका मोबाइल नंबर भी रखेंगे, सूची भी तैयार करेंगे। शक्ति केंद्र के अंतर्गत अवस्थित गांव टोलों में जितने भी अभी सरकारी नौकरी में थे, प्राइवेट नौकरी में थे, वैसे लोग अभी गांव में निवास कर रहे हैं, उनका भी सेवानिवृत्त अवकाश प्राप्त अधिकारियों कर्मचारियों का भी सूची तैयार किया जाएगा। 8वां है, किसी भी क्षेत्र अथवा विधा में ऐसे गांवों से, ऐसे क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति
विशेष सम्मान प्राप्त किया या पुरस्कार प्राप्त किया या किसी भी चीज़ से अलंकृत हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के नाम की सूची भी तैयार करेंगे। प्रत्येक प्रखंड के अंदर शक्ति केंद्र स्तर पर जाति समुदाय के सामाजिक, धार्मिक या अन्य जो सामाजिक प्रधान है, मुखिया है, नेता है, अगुआ है, इनकी भी हमारे ये कार्यकर्ताओं के द्वारा सूची तैयार होगी। जनजाति समुदाय समाज के बीच समाज के उत्थान के लिए उत्कृष्ट काम करने वाले या फिर स्वतंत्रता आंदोलन में समाज के लिए लड़ने वाले, देश के लिए लड़ने वाले ऐसे सामाजिक और स्वतंत्रता सेनानियों का भी सूची तैयार किया जाएगा। और हम लोग बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिसको नहीं जानते, जो लिखे हैं, जो चर्चा में है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को समाज को के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करके समाज को आगे बढ़ाने वाले कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने समाज के दायरे में ही बंधकर रह गए। उनकी भी सूची हमारे इन कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयार की जाएगी। जनजाति समुदाय के बीच में जो ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों की जन्मतिथि और मृत्यु तिथि, पुण्यतिथि जिसको हम लोग कहते हैं, उस पुण्यतिथि को भी जानकारी लेंगे। जनजातीय पारंपरिक पर्व त्यौहार हम लोग जानते हैं, कर्मा, सरहुल, जितिया, जनजाति समाज के बीच में तरह तरह के उत्सव, महोत्सव, कार्यक्रम चलते रहते हैं। सामाजिक पारंपरिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। बहुतों को हम सबको, बहुत लोगों को नहीं पता, जो सामने आता है उसको हम जानते हैं कि यह पर्व जनजातियों के बीच में मनाया जाता है। लेकिन छोटे बड़े कई प्रकार के 12 महीना जनजाति समुदाय के बीच में पर्व त्यौहार और उत्सव महोत्सव का कार्यक्रम होता रहता है। ऐसे कार्यक्रमों, उत्सवों, पर्व त्योहारों को भी हम लोग सूचीबद्ध करेंगे और जनजाति मोर्चा के हमारे ये कार्यकर्ता या समस्त कार्यकर्ता आने वाले समय में इन कार्यक्रमों में कैसे हम लोग भाग लेंगे, ग्रामीणों को कैसे मदद करेंगे, कैसे सम्मिलित होंगे, इसकी भी योजना रचना उन्हीं के साथ बैठ करके शक्ति केंद्र स्तर पर तय करेंगे। मंडल स्तर पर मौजूद जनजाति और आदिम जनजाति के लिए मंडल स्तर पर कहने से ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर या प्रदेश में कई छात्रावास युवतियों के लिए, युवकों के लिए चलाए जा रहे हैं। ऐसे सभी छात्रावासों की सूची हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा अगस्त माह के अंदर 20 तारीख तक तैयार की जाएगी और हम लोग आने वाले समय में इन छात्रावासों में भी जाकर के उनकी जीवन कैसे चल रही है, क्या कमियां हैं या क्या ज़रूरतें हैं, उन सब चीज़ों का भी हम लोग आकलन करेंगे। हमारे कार्यकर्ता आकलन करेंगे और लगातार इन छात्रावासों में विजिट करने का कार्यक्रम हम लोग आगे करेंगे। जिला मंडल स्तर पर जनजाति समुदायों के बीच आज का समय मीडिया का समय है। सोशल मीडिया में मीडिया का जो रोल है, जो भूमिका है, किसी भी बात को जनता तक पहुंचाने का जो आप लोग सब माध्यम है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी भी सूची आपके जो साथी मंडल स्तर पर कौन कौन काम कर रहे हैं, किस प्रिंट मीडिया में कौन है, आपके साथी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन है, इसको हमारे कार्यकर्ता जाकर के वहीं पर सूचीबद्ध भी करेंगे और आप लोगों से सतत संवाद संपर्क बना रहे, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर ग्रुप, सोशल मीडिया का जो भी ग्रुप बनता है, एडमिन बनता है, वैसा आप सबसे मिल करके वो हमारे मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी बनाने का प्रयास करेंगे। आगामी 5 अक्टूबर को आदिवासी रानी
दुर्गावती का 500वां जन्म जयंती तिथि है। उस तिथि को अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने तय किया है कि इस बार 5 नवंबर को पूरे देश में भव्य तरीके से मनाया जाए। और इसके लिए हमारे झारखंड में हम सब ने तय किया है कि इन 28 विधानसभा क्षेत्रों के जो शक्ति केंद्र हैं, मतलब पंचायतें, उन प्रत्येक पंचायतों में रानी दुर्गावती की जन्म जयंती का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे, मनाएंगे। लोगों के साथ में हमारे अनुभव को और इसकी महत्ता को हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे, समझाएंगे। इसके लिए भी इसको सुनिश्चित हमारे ये कार्यकर्ता करेंगे, सूची बनाएंगे। 15 नवंबर राज्य का स्थापना दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में देश के ज्ञात अज्ञात असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती दिवस को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में अधिसूचित किया है, घोषित किया है। और यह सरकारी रूप से इस दिवस को देश भर में मनाने का 2021 में ही घोषणा हो चुकी है। इस 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस को, जैसा मैंने आप सबको बताया कि हमारे कार्यकर्ता 28 विधानसभा के वैसे बूथों का चिन्हीकरण करेंगे जहां 100 से अधिक जनजाति मतदाता है। ऐसे चिन्हित बूथों में 100% 28 विधानसभा के अंदर हम लोग राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन करने का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। साथ ही साथ साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश ने लिया है। 5 अक्टूबर 2023 जो रानी दुर्गावती का जन्म जयंती दिवस है, उस दिन से लेकर के 26 नवंबर संविधान दिवस तक 28 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत जनजाति मोर्चा पैदल यात्रा का कार्यक्रम चलाएगी। और यह पैदल यात्रा इसका नाम हम लोगों ने दिया है जनजाति गौरव माटी रोटी बेटी बचाओ पदयात्रा। और यह पदयात्रा एक विधानसभा के स्थल से शुरू होकर के, पहला विधानसभा स्तर से शुरू होकर के 28वें विधानसभा तक जो जनजातियों के लिए आरक्षित है, उन विधानसभाओं में से होकर के गुजरेगी। और हम लोग इससे माटी रोटी बेटी बचाओ पदयात्रा के क्रम में जनता के बीच में हमारे 9 वर्षों के कार्य जो केंद्र सरकार ने जनजातियों के लिए किए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ही पहली बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 ईस्वी सन में जनजातियों के कार्यों को देखने के लिए अलग से जनजाति मंत्रालय का गठन किया। हमारे आदिवासी जनता, जनजाति जनता इन बातों को नहीं जानती। इस दरमियान हम लोग इन बातों को बताएंगे। दूसरी बात, अभी हाल के दिनों में, पिछले समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जनजाति महिला को
जो हमारे इस राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्यरत कर चुकी हैं, ऐसे एक संताली जनजाति महिला को देश के सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आज़ादी के 70वें वर्ष अमृत काल के समय में देश के राष्ट्रपति के रूप में आसीन करने का काम किया। आज़ादी के बाद यदि हम कहें तो जनजातियों के लिए इससे बड़ा सम्मान कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता, और कम से कम हमारे जैसे लोग तो कभी कल्पना में ही नहीं किए थे कि कभी कोई एक जनजाति समाज का व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस सपने को साकार किया। उसको भी हम आम जनता तक इस बीच में बताएंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में राज्य के अंदर, देश के अंदर आयुष्मान भारत आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान भारत कार्ड बना करके गरीब दुखी जनजाति समाज के ही नहीं सभी समाज के लोगों को किस प्रकार से जान को बचाया, जान को बचा रहे हैं। लाखों रुपया चिकित्सा के लिए मदद कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। इस बात का भी एहसास हमारे जनजाति समाज में नहीं है, उसको भी हम लोग बताएंगे। कोरोना काल में आप सबने, हमने सब मिल करके उस कोरोना की महामारी से संघर्ष किया और हम सब ने पाया है। उस दरमियान पूरा देश का ही नहीं, पूरा दुनिया का जीवन यापन बिल्कुल प्रभावित हो गया था। लॉकडाउन के दरमियान आप सभी हम अपने अपने घरों में कैद होकर के रह गए थे। हमारे परिजन कोरोना से पीड़ित होकर के उस बीमारी से, उस महामारी से जूझ रहे थे। वैसे समय में गरीब दुखी सबको खाने के लाले पड़ गए। वैसे समय में मुफ्त में अनाज देने का जो काम किया है, यह भी छोटी बात नहीं। उस विपत्ति काल में, आफत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूरदृष्टिपूर्ण सोच के कारण उनको मुफ्त में अनाज दिया गया, अभी भी वह दिया जा रहा है। इस बात का एहसास भी, जानकारी भी हम जनजाति समाज के बीच में ले करके जाएंगे। तो इस प्रकार से जितने भी हमारी सरकार के द्वारा पिछले समय में जब हम लोग सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, उन 5 साल के दरमियान आप सब इस बात को भी महसूस जरूर करते होंगे कि जो उन 5 वर्षों में कार्य हुआ इस राज्य में, वह उसके पहले चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे अन्य पार्टी की सरकार हो, पिछले 5 साल के दरमियान जो कार्य हुआ वैसा कार्य पहले भी नहीं हुआ था। और 5 साल के बाद जो अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, इसमें भी कुछ भी वैसा काम नहीं हो रहा है। हर गांव को सड़क से जोड़ना, हर छोटे बड़े नदी नालों में पुल पुलिया का बनना, आवागमन की सुविधा आम जनता के लिए सुगम करना, प्रधानमंत्री आवास, विधवा आवास, किसानों के लिए 5 एकड़ तक की ज़मीन वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपये का जो मदद मुख्यमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत मदद करना, ये सारी चीज़ें नई सरकार के आते ही, वर्तमान हेमंत सरकार के आते ही बंद कर दिया गया। उन सब चीज़ों को भी बताना, और अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को सालाना 6,000 रुपये का की जो सहायता दी जा रही है, उसको भी उनको एहसास कराना कि भारतीय जनता पार्टी ही
वह पार्टी है जो आम जनजाति के लिए सोचती है, आम लोगों के लिए, गरीब के लिए, मजदूरों के लिए सोचती है। इस बात का एहसास भी कराना हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धर्म भी बनता है और आप सबका भी बनता है। जहाँ कहीं भी आप लोग उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आप सब महसूस सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो इन सब तमाम चीज़ों को हम लोग आने वाले 6 महीने के अंदर कार्यक्रम करेंगे और इसमें प्रमुख रूप से आकलन, सूची बनाना, संगठन को मजबूत करना, बूथ तक जाना, यह पूरे अगस्त माह में चलेगा। और अगस्त माह में इन सब चीज़ों को पूरा करने के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर हम लोग लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। उसमें जनजाति बूथ सम्मेलन होगा, सोशल मीडिया का प्रशिक्षण भी होगा, जनजाति समाज के सामाजिक प्रमुखों प्रधानों का जो सूची बनेगा उसके साथ हमारा संवाद भी होगा, बैठक और सम्मेलन भी होगी, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन और संवाद होगा। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, जो विशिष्ट पुरस्कारों अलंकरणों से जो सम्मानित है, वैसे लोगों को भी हम लोग आकर के समाज के बीच में सम्मानित करके उसको रिकॉग्निशन देंगे, वह कार्यक्रम भी होगा। छात्रावासों में जाकर के उनका दुख तकलीफ को देखने का प्रवास का काम भी होगा। तो इस प्रकार से सितंबर में 2 कार्यक्रम होंगे, अक्टूबर में 4 विषयों के कार्यक्रम होंगे, नवंबर में भी 4 विषयों के कार्यक्रम होंगे। कुल 16 प्रकार के कार्यक्रमों को हम लोग इन 4 महीनों के अंदर सघन रूप से अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। और हमारा यह माटी रोटी बेटी बचाओ अभियान, यह अभियान निश्चित तौर पर इस बात को हम कह सकते हैं कि आज तक जनजातियों की माटी की बात, उनकी सुरक्षा की बात किसी ने नहीं किया और उनकी रोजी रोटी किस तरह से छीनी जा रही है वर्तमान सरकार के द्वारा, प्रशासन तंत्र के द्वारा, कैसे कैसे षड्यंत्र करके उनके रोजी रोजगार के साधनों को लूटे जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, उन साधनों से वंचित किया जा रहा है। इस बात को जनता नहीं महसूस करती, उसकी बात को कोई भी राजनीतिक दल अभी तक उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। और हमारी जो बेटियां, जिनके साथ शादी करके उनके माध्यम से जनजाति जमीन को भी लूटने का काम हो रहा है, रोजी रोजगार के अवसरों को छीनने का काम हो रहा है। और अधिक मन भर गया तो हमारी बेटी बहनों को मार करके टांग दिया जा रहा है, मार करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जा रहा है। लेकिन इन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई भी गंभीरता से नहीं उठा रहा। इसलिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश इन 3 विषयों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी और उनके लिए जनता के साथ मिल करके लड़ेगी और उनके हक को दिलाएगी। और जो समस्याएं हैं हमारी बेटियों की इज्जत आबरू को छीनने की, बेटियों को शादी करने के बाद मुखिया बन जा रहा है, जिला परिषद बन जा रहा है, सामने में चेहरा जनजाति का और पीछे से दूसरा उसको संचालित कर रहा है। और ये तमाम चीज़ों को अगर गंभीरता से देखा जाए तो यह जनजाति समुदाय की जो अस्मिता है, अस्तित्व है, जीवन यापन के साधन है, रोजी रोजगार के साधन है, उनको लूटने का और उससे वंचित करने का ही षड्यंत्र चल रहा है। और ये वर्तमान सरकार इन ऐसे तत्वों को प्रश्रय भी दे रही है, ऐसे तत्वों को समर्थन भी दे रही है, सपोर्ट भी दे रही है, मदद भी कर रही है।
इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता के साथ मिल कर के विजय संकल्प अभियान 2024 को हम लोग सफल करेंगे। यही नहीं, ये 28 सीट को छोड़ करके 12 ऐसे भी सीट हैं जहाँ पर जनजाति समुदाय निवास करते हैं, उनके मतदाताओं का इफेक्टिव संख्या है और चुनाव में वो किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को जिताने अथवा हराने का मादा रखते हैं। वहाँ भी उन 12 विधानसभा क्षेत्रों में भी हम लोग अपने इस अभियान को आगे ले जाएंगे और कुल मिलाकर के 7 लोकसभा क्षेत्र और 40 विधानसभा क्षेत्र, यहाँ हम अनुसूचित जनजाति मोर्चा सघनता के साथ अपने कार्यक्रमों को संपन्न करेगी। और मैं आग्रह करूँगा कि हमारे इस अभियान में आप सभी मीडिया के साथी हमारा मदद करें और आने वाले समय में हमारे इस झारखंड की जनता का जीवन सुखमय हो, अच्छा हो, हम सब अच्छी तरह जीवन यापन कर सके, संपन्नता को प्राप्त कर सके, हमारा राज्य संपन्न राज्य के रूप में गिना जा सके, उसमें हम सब मिल करके अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। ऐसा आग्रह करते हुए मैं आज के इस प्रेस वार्ता को अपनी तरफ से संपन्न करता हूं। हमारे प्रभारी महोदय हमारे साथ में हैं, बाकी जो छूट गए हैं विषय, उन विषयों को हमारे प्रभारी साथी सम्माननीय राम कुमार जी पाहन रखेंगे। मैं माइक राम कुमार जी को देता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष शिवशंकर उरांव जी के इस प्रेस वार्ता में सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, प्रेस मीडिया के साथीगण, प्रिंट मीडिया के साथीगण, सोशल मीडिया के साथीगण, सबको मैं जोहार और नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों को ये जानकारी होगा कि जब से हेमंत सोरेन सरकार इस राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे राजद हो, पिछले विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने लोक लुभावन घोषणाएं करके जनजातियों को विशेष रूप से ठगने का काम किया और उसी के कारण ये अपने सत्ता हासिल किया है। लेकिन आप सभी लोगों को ये जानकारी होगा और मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि लगभग जब से ये सरकार इस राज्य में बना है, तब से अगर सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हुआ है तो हमारे जनजाति महिलाओं का हुआ है। चाहे हमारा रूपी तिर्की का मामला हो, चाहे रूपा तिर्की का मामला हो, चाहे रूपी पहाड़िया का मामला हो, इस मामला में इन्होंने कभी भी संज्ञान में नहीं लिया। इसके अलावा भी चाहे चाईबासा के आदिवासी जनजाति समाज के साथ में सामूहिक नरसंहार हुआ है, ऐसे कायिक घटनाएं ये सरकार में घटी। और मैं दावा के साथ में कहना चाहता हूँ कि जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है, तब से अगर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है तो ये हेमंत सोरेन सरकार में हुआ है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने ये योजना और रचना बनाया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हम अधिक से अधिक अपना सीट को कैसे जीत सकते हैं, सुरक्षित सीट को कैसे जीत सकते हैं, इसके लिए प्लानिंग है। और इस प्लानिंग के तहत हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं पर जाएंगे और ये सरकार का जो कुकर्म है इसको हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग के भी जानकारी होगा कि जब हमारे रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, चाहे अर्जुन मुंडा जी का नेतृत्व में सरकार चल रही थी, चाहे बाबूलाल मरांडी जी का भी नेतृत्व में जो सरकार चला था, उस समय भी हमारे झारखंड प्रदेश में बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार ने हमारा जनजाति समाज के जनजाति लोगों का आर्थिक और रोजगार का सृजन कैसे हो, इसके लिए भी उन्होंने 10 लोगों का समूह बनाकर हम लोगों ने बस देने का भी काम किया है। तो इस तरह से बहुत सा काम अगर किसी ने किया है तो हमारा जनजाति समाज के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। इसीलिए आने वाला समय में मजबूती के साथ हमारा जो 28 अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्व सीट है और जिसमें लगभग हम 23 विधानसभा क्षेत्र में
कभी न कभी चुनाव जीत चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव जीता है। और जो झारखंड प्रदेश में 5 लोकसभा क्षेत्र हैं और पांचों में हम कभी न कभी वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव जीता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर एक कमर कस लिए हैं कि आने वाला समय में हर हाल में फिर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनाएंगे। और ये सरकार ने जो धोखा दिया है जनजाति समाज को, हमारे ये आपका हेमंत सोरेन ने जो धोखा दिया है, इसको गांव-गांव में जन जन तक इस बात को लेके जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत जोर जोहार और सबको नमस्कार। थोड़ा संक्षिप्त में कि आज का आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस पर आपको हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सब बता दिया, अभी जो ताज़ा ताज़ी बताइए। आपने बहुत सही प्रश्न किया। विश्व आदिवासी दिवस हमारे मीडिया के साथियों को भी शायद बहुत कुछ पता नहीं, आम जनजाति समाज को तो पता नहीं है। सन 1498 कोलंबस स्पेन से निकले थे भारत की खोज में और भटकते हुए अमेरिका की भूमि में पहुंच गए। और जो तिथि अमेरिका भूमि में पहुंचने की थी वह 9 अगस्त 1498 का दिन था। उनकी पहली मुलाकात वहाँ के आदिवासियों के साथ, प्रिमिटिव ट्राइब्स के साथ, जनजातियों के साथ, आदिवासियों के साथ, जिनको रेड इंडियंस के रूप में हम लोग जानते हैं। ये रेड इंडियंस नाम आया कैसे, किसने दिया? ये काले लोग थे, सांवले लोग थे, आदिवासी लोग थे, खोज करने निकले थे इंडिया। उनको लगा कि हम भारत पहुंच गए। और यही लोग हैं जो मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी में लोट पोट रहते हैं। ये लोग रेड इंडियंस हैं। पहला शब्द जो कोलंबस के मुंह से निकला था वही रेड इंडियंस कहलाए। कालांतर में यूरोप से कई जत्थों को उन्होंने बुलाया और रेड इंडियंस को ख़त्म कर दिया। अमेरिका रेड इंडियंस का है। आज भी जो अमेरिका में शासन सत्ता पे बैठे हुए हैं वो रेड इंडियंस नहीं है, वो यूरोप से गए हुए लोगों के वंशज हैं। लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी थे, मूल लोग थे, उनको समाप्त कर दिया गया। और अभी रेड इंडियंस एक कोने में दवाई के लिए, सैंपल के लिए बचे हुए। और वही तिथि है। इसको बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत इस 9 तारीख को, जो जनजातियों का बर्बादी का दिन है, बर्बादी के शुरुआत का दिन था, उसको बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बर्बादी दिवस को जनजातियों के बीच में आदिवासी दिवस के रूप में स्थापित कर दिया। और इसको ना पढ़े लिखे लोग और ना भारत के अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं, ना समझते हैं। और ना समझी में 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कह करके हमारा आदिवासी समाज, जनजाति समाज उत्सव मनाता है, अपनी बर्बादी का उत्सव। इस बात को भी हम लोग जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और बताएंगे। और यही सच्चाई है। और उस सफलता को लोग सफलता दिवस बनाना चाहता था। वाइट्स लोग, सफ़ेद लोग, गोरी चमड़ी के लोग, लेकिन नहीं कर पाए। तो उसको जनजातियों के मत्थे, जनजातियों के दिमाग में बैठा करके कि यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय इंडिजिनस पीपल्स डे कह करके बिठा दिया। और आज हम सब कोई देख रहे हैं, अनजाने में, नासमझी में अपनी बर्बादी या आदिवासी भाइयों की बर्बादी का उत्सव हमारे भारत में भी मनाया जाता है। तो इसका भी हम लोग उजागर करेंगे जनता के बीच में जाकर के। और अभी हमने तो सुना कि हमारी राज्य सरकार, हेमंत की सरकार अंतर्राष्ट्रीय जनजाति दिवस के रूप में, आदिवासी दिवस के रूप में सरकारी स्तर पर
9 तारीख को मनाएंगे। मतलब स्पष्ट है कि वर्तमान हेमंत सरकार जनजातियों के बर्बादी का उत्सव मनाना चाहती है और उनके अच्छे दिनों के लिए कुछ करना नहीं चाहती, लेकिन उनके बर्बादी दिवस को ये भी मुहर लगाना चाहती है और स्वयं को कहती है कि हम सबसे बड़े झारखंड में आदिवासियों के पैरोकार हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं और जनजाति भाइयों की, आदिवासी मूल निवासी भाइयों की बर्बादी दिवस को झारखंड में भी सरकारी तौर पर स्थापित करने का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में हेमंत सरकार भी और उसकी पूरी सरकार शामिल है। इसका तो उजागर आप सबको भी करनी है।